हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भारतीय विदेश नीति के बारे में बात करेंगे कि भारतीय विदेश नीति की दुनिया में किस प्रकार से रही है या अन्य देशों के साथ में भारतीय विदेश नीति का क्या संबंध रहा है। भारतीय विदेश नीति पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रहे हैं तो उनकी क्या भूमिका रही है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हुए हैं और भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति को उनका सूत्रधार कहा जा सकता है। आज भी भारत की विदेश नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो छाप है देखने को मिलती है। आज़ादी के बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो दुनिया थी वो दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक साम्यवादी खेमा था और दूसरा पूंजीवादी खेमा था। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही खेमों की ओर से हमारे भारत पर जो प्रेशर आ रहा था कि भारत भी दोनों में से किसी न किसी एक गुट के साथ में शामिल हो जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने भारत को किसी भी गुट के साथ शामिल करने से वंचित रखा और उन्होंने एक निर्गुट या एक गुट निरपेक्ष का समर्थन किया, यानी कि किसी भी गुट के साथ में शामिल नहीं होने की बात को उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश नीति है वो गुट निरपेक्षता की जो देन है या जो शुरुआत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मानी जाती है। उसके बाद में पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित करना, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना या विश्व शांति को किस प्रकार से बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य देशों की श्रेणी में आता है और उन्होंने चीन जैसे जो हमारे पड़ोसी देश थे उनके साथ में पंचशील का सिद्धांत भी अपनाया था। तो इस प्रकार से नेहरू की जो विदेश नीति थी, ये विदेश नीति भी एक हमारे देश को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, गुटों की राजनीति से या शक्तिशाली संघर्षों से किस प्रकार से बचा जाए, इसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। फिर उसके बाद में हम इंदिरा गांधी की बात करें। जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद में, जब शास्त्री जी के बाद में जब इंदिरा जी बनी, तो इंदिरा जी के समय में भी हम देखते हैं कि इंदिरा जी ने परमाणु जो परीक्षण था 1977 में, जो परमाणु परीक्षण करवाया गया था, पोखरण में हुआ था, तो उसको एक आयरन लेडी के रूप में जाना गया या एक आइकॉन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। तो एक समय ऐसा भी आया था जिसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिया था कि इंडिया का नाम है वो इंदिरा इज इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो इसका मतलब ये हो गया था कि इन्होंने एक अपना एक करिश्माई व्यक्तित्व के बल पर जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, अमेरिका जैसे देश थे, उनकी भी परवाह न करके हमारे देश में एक प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। तो ये एक किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश को शक्तिशाली बनाया जाए, उसके बारे में इंदिरा गांधी ने अपनी भूमिका निभाई थी। फिर राजीव गांधी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल की बात करते हैं तो राजीव गांधी ने एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, तो उन्होंने अमेरिका जैसे देशों की जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी और जापान की जो ऑटोमोबाइल्स की जो टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी को भारत में प्रवेश किया और दूरदर्शन के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष रूप से महत्वपूर्ण काम किया था। इस प्रकार से देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस प्रकार से विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा किया जाए, इसके बारे में राजीव गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देश की विदेश नीति को मजबूत करने का जो काम किया था। पीवी नरसिंह राव की बात करते हैं तो पीवी नरसिंह राव ने भी 1992 में पूर्व की ओर देखो की जो नीति अपनाई थी और इस नीति के अनुसार उन्होंने भारत ने जो दक्षिणी कोरियाई देश थे, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इनके साथ में इस प्रकार से महत्वपूर्ण संबंध किस प्रकार से सुदृढ़ किए थे जिससे कि विदेश नीति में हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। फिर बीच में जो गुजरात सिद्धांत की बात करते हैं तो गुजरात सिद्धांत ने भी 1996 में पड़ोसी देशों के साथ में किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाए, उनको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, तो इस बारे में भी भारतीय विदेश नीति में हम गुजरात सिद्धांत के बारे में भी बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की जहाँ बात करते हैं तो इंदिरा गांधी के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने 1998 में दूसरी बार जो परमाणु पोखरण में
परमाणु जो परीक्षण करवाया गया था, तो इनको भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के रूप में देखते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को शक्तिशाली बनाने के रूप में परमाणु परीक्षण के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थायी सदस्य किस प्रकार से स्थायी सदस्यता दिला जाए, इसकी भी इन्होंने इसके ऊपर पुरजोर मांग की थी। और पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र संघ में वहाँ पर पहली बार हिंदी में अपना भाषण देकर के देश का प्रतिनिधित्व करवाया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति में किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी का जो महत्वपूर्ण रोल था। फिर मनमोहन सिंह की बात करते हैं, तो मनमोहन सिंह ने भी पश्चिम की ओर देखो की जो नीति थी, लुक ईस्ट की जो नीति थी, इसके ऊपर भी कहा था। और सुरक्षा परिषद में भारत को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाए या भारत को सुरक्षा परिषद में स्थान दिया जाए, इसके बारे में भी यूएनओ में बहुत बड़ी पैरवी की थी। और 2010 में सुरक्षा परिषद के जो देश थे, उन देशों की भी भारत एक यात्रा हुई थी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति ओबामा बराक की उस समय यात्रा हुई थी और उन्होंने भारत की यूएनओ में जो स्थायी सदस्यता की मांग के बारे में भी इन्होंने प्रयास किया था। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता के रूप में किस प्रकार से भारत की भूमिका हो, किस प्रकार से भारत एक मजबूत अपनी स्थिति तैयार करे। और भारत ने और अमेरिका की जो भारत ने अमेरिका और जापान जैसे दो देश हैं, इनकी संबंध को भी बरकरार किया था। और इस कारण से चीन भी उस समय में चिंतित रहता था। फिर हम नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति की बात करते हैं, जो हाल ही में पिछले 10 सालों से दूसरा अपने कार्यकाल में जो काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये 16 लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, तो पहली बार हम देखते हैं कि 84 के बाद में 1984 के बाद में पहली बार देश में एक किसी दल को एक पूर्ण रूप से जो बहुमत मिला था, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था और इन्होंने बहुमत के आधार पर अपने एक देश की सरकार बनाई थी। और फिर दूसरी बार फिर उनकी सरकार वर्तमान में जो चल रही है। तो इनकी हम विदेश नीति की बात करते हैं, तो भारतीय विदेश नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या इसको कहते हैं कि मोदी जी की विदेश नीति के बारे में क्या स्थिति रहती है, तो इन्होंने विदेश नीति के बारे में किस प्रकार का अन्य जो प्रधानमंत्री थे इनकी अपेक्षा किस प्रकार से ध्यान रखा है। तो उस पर पहले तो हम ये बात करते हैं कि इन्होंने सबसे पहले तो पड़ोसी देशों की नीति पर जो ज़्यादा ध्यान दिया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे ज़्यादा ये ध्यान दिया कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, पड़ोसी राष्ट्रों से हमारे संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाए। क्योंकि अगर पड़ोसी राष्ट्र हमसे नाराज़ होगा या संतुष्ट नहीं रहेगा, तो हम दूसरे देशों से किस प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कई देशों की यात्राएं की थी। उस समय 2014 और 15 की जहाँ बात करते हैं, तो उस समय मोदी जी ने लगभग 18 देशों की यात्रा की थी। और उन 18 देशों की यात्रा में कई इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाए थे। जैसे 40 वर्षों के बाद में किसी भारत के प्रधानमंत्री की पहली बार कनाडा की यात्रा हुई थी। 28 वर्षों के बाद में श्रीलंका की यात्रा हुई थी। और 17 वर्षों के बाद में भारत का प्रधानमंत्री के द्वारा जो नेपाल की यात्रा हुई थी। इस प्रकार से भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने पड़ोसी देशों से संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाए या पड़ोसी देशों के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने सबसे जो एक छोटा सा देश है, जो भूटान देश है, जो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, तो वहाँ से इन्होंने जून 14 में इसकी प्रथम यात्रा की थी। इस प्रकार से मोदी जी ने पड़ोसी देशों को किस प्रकार से खुश रखा जाए या किस प्रकार से पड़ोसी देशों के साथ में संबंध स्थापित किया जाए, इस प्रकार से इन्होंने कहा था। और बांग्लादेश के साथ में भी एक लंबे समय से सीमा विवाद का मसला था, उसको भी इन्होंने 100वां संविधान संशोधन करवा के वो ज़मीन का जो लेन देन, सीमा का जो लेन देन का मामला था, वो भी इन्होंने एक निपटा था। आर्थिक विकास के रूप में भी मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था, और ये मेक इन इंडिया के नारे के फलस्वरूप जो भारतीय जो उद्यमी हैं, जो विदेशों में अपना कारोबार करते हैं, तो उनको उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया में यानी आप भारत में आकर के अपना कारोबार स्थापित कर रहे और देश के द्वारा जो आपको जो सुविधाएं विदेशों में मिलती हैं, वो सुविधाएं हम भारत में भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो इस प्रकार से मेक इन इंडिया में जो हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र थे,
उस पड़ोसी राष्ट्रों में जो भारतीय उद्यमी थे उन आदमियों को मेक इन इंडिया से जोड़ने का प्रयास भी किया था। मोदी जी ने एक सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने जैसे सांस्कृतिक संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाए, या इनको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सांस्कृतिक कूटनीति भी कह सकते हैं कि समांतर कल्चर वाला जो राष्ट्र होता है उनके साथ में किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाए। तो उन्होंने जापान में क्वांटो और वाराणसी के बीच में जो बौद्ध धर्म है इसके सांस्कृतिक संबंधों को भी जोड़ने का बल दिया था। और म्यांमार के साथ में भी इन्होंने संबंध स्थापित किया था। और पहली बार इन्होंने योग दिवस के रूप में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और योग दिवस जो आज मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, जो 2015 में मोदी जी ने इसको जो शुरू करवाया था, और आज इसको एक योग दिवस यूएनओ ने भी योग दिवस को घोषित किया गया है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। तो ये एक सांस्कृतिक पहचान है कि भारत में जो योग है जो प्राचीन काल से चला आ रहा था, तो इसको किस प्रकार से अन्य देशों में या पूरे विश्व पर किसको ऐसे प्रसारित किया जाए। तो ये भी एक सांस्कृतिक कूटनीतिक पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी। फिर दूसरी बात करते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं कि 1992 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो नरसिंह राव थे इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति के ऊपर बल दिया था। और पूर्व की ओर देखो नीति की ओर बल देते हुए इन्होंने आसियाई देश थे आसियाई देशों के साथ में संबंध स्थापित किए थे। तो इसके हम बात करते हैं मोदी जी की जहाँ बात करते हैं तो मोदी जी ने इस स्थान पर यानी कि पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट की नीति की स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को परिवर्तन करते हुए दक्षिण कोरिया और जापान जैसे महत्वपूर्ण देश हैं इन देशों के साथ में संबंध स्थापित किए थे। क्योंकि जापान की जो टेक्नोलॉजी है हाल ही के वर्षों में जापान की टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कोरियाई जो कंपनियां हैं और जापानी जो कंपनियां हैं इनकी और ज़्यादा ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास किया था। इसलिए लुक ईस्ट के स्थान पर इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर ध्यान केंद्रित किया था। फिर एक प्रवासियों की जहाँ बात करते हैं जिसको डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है कि किस प्रकार से हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र में जो भारतीय निवास करते हैं उनके साथ में किस प्रकार से भावात्मक संबंधों की जो प्रगाढ़ता स्थापित किया जाए। तो ये इन्होंने इनकी शुरुआत है वो 1998 में इसकी शुरुआत की थी। भारत की मूल की जो विदेशी है प्रवासी लोग हैं तो इनके साथ में किस प्रकार से मेल मिलाप बढ़ाया जाए। भारत की मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है किस प्रकार से इनको प्रेरित किया जाए कि इसमें ये अधिक से अधिक अपनी भागीदारिता स्थापित की जाए। इस प्रकार से इनके साथ साथ मोदी जी ने विदेश नीति में सुरक्षा जो हमारी जो सुरक्षा है या सुरक्षा युद्ध है इसको प्राथमिकता दी गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शक्ति की राजनीति है शक्ति की राजनीति में जब तक हम अपने राष्ट्र को एक हथियारों के रूप में या युद्ध क्षेत्र के रूप में मजबूत नहीं करेंगे, सैनिक रूप से राष्ट्र को मजबूत नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम शक्तिशाली राष्ट्रों से सामना नहीं कर सकते या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति की राजनीति की पहचान नहीं बना सकते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो रक्षा हमारी जो रक्षा प्रत्यक्ष रूप से जो विदेशी निवेश की जो सीमा है ये रक्षा कोष की जो सेवा है इसको इन्होंने 49% कर दी थी। तो इस प्रकार से हम भारतीय विदेश नीति की जहाँ बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी की जो विदेश नीति है ये भी अन्य जो देश के जो प्रधानमंत्री हुए इन प्रधानमंत्रियों की तरह इन्होंने भी भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए इनको एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति है एक स्तंभ के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं। धन्यवाद।